नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आपके सामने 10th क्लास का टॉपिक कार्यपालिका जो हमारा चल रहा था 10th क्लास पॉलिटिकल में से उसे आज आगे बढ़ाएंगे। आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और यदि हम आपकी इच्छाओं पर खरे उतर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम कार्यपालिका हमारा चल रहा था कार्यपालिका और इसमें हमने राष्ट्रपति और इसी का अगला पार्ट उपराष्ट्रपति ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो ये चीज़ें अब हमको क्लियर करनी है। तो आज हम इसको दो पार्ट में क्लियर करेंगे। फर्स्ट में प्रधानमंत्री और उसके बाद में मंत्री परिषद। दोनों पार्टों को अलग करने का रीज़न ये है ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना आए और सीधा सीधा आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि एक जो मिक्सअप होता है उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कार्यपालिका भारत की, और उसमें हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्या? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आपको पहले से पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड के लिए यही बनता है आपकी बुक्स में से, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में हम यही समझते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या किया जाता है, चुनाव। मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा अजीब लगा? अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको यही बताया जाता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके चुनाव, और ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में जनता चुनती है केवल किनको? एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। हमारा काम केवल इतना ही होता है। अब ये सांसद अपने आप में से चुनते नहीं है, केवल ये सांसद जिसमें अपनी ज्यादा आस्था रखते हैं वो व्यक्ति लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, और उस लोकसभा के नेता को पीएम पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? बाध्य होता है। फर्स्ट टॉपिक यही अपना क्लियर होता है। देखो, ये सब कुछ भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, भारत की मंत्रिपरिषद का संचालन करने के लिए भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 74 के अंदर लिखा हुआ है। मोस्ट है ये, इसको याद कर लेना। ये पूछ लिया जाता है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री का पद दिया हुआ है अनुच्छेद 74 के अंदर 74 में, अनुच्छेद 74। तो यहाँ आपको सीधा सीधा समझ में आया है क्या कि हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। पहली तो बात यही क्लियर होती है। हम इसको क्या करते हैं? नियुक्त। वो भी हम नहीं करते। कौन? हमारी पावर्स का। हम इसको अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका नियुक्तिकरण कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और किस व्यक्ति को करता है? जो लोकसभा में अपना नेतृत्व प्रदान करता है, यानी कि लोकसभा में ज्यादातर लोग जिसके पक्ष में हो वो व्यक्ति लोकसभा का क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। तो वही व्यक्ति मुख्य रूप से क्या बनता है? भारत का प्रधानमंत्री बनता है। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा ही व्यक्ति बनेगा। इसके बाद में देखिए, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ऐसा ना करा जाए, तो उसमें क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि 2 या 3 दल जब खड़े होते हैं तो उनमें, यानी चुनाव लड़ते हैं, तो उनमें एक जैसी स्थिति आ जाती है।
जैसे मान लीजिए कोई प्रथम स्थान पर रहा, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पे, लेकिन उनमें बहुमत का आंकड़ा किसी ने भी नहीं छुआ। यानी कि ये ले लीजिए, एक को 34% सीट्स मिली, एक को आपकी 32 मिल गई और एक को कितनी मिल गई 35। इस तरह से जब ये दिक्कत आती है 34, तो यहाँ पर ये देखिए ये दो दल बड़े जरूर सामने आए हैं, लेकिन किसी के भी पास अभी तक क्या नहीं आया है, बहुमत नहीं आया है। तो यहाँ गठबंधन करना पड़ता है, और कई बार क्या होता है किसी भी पार्टी में गठबंधन करने की क्या नहीं होती, साठगांठ नहीं बैठ पाती। तो ऐसी स्थिति में भाई पीएम तो चुनना है, क्योंकि एक बार तो कोशिश करनी ही होगी। तो या तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या लेके जाए, पत्र लेके जाए, या फिर राष्ट्रपति अपनी किससे, मन से किसी भी पार्टी के नेता को यहाँ पर क्या, जो पार्टी के नेता क्या है बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए, यानी कि इसको नहीं बुलाएगा मुख्य रूप से, या तो इसमें से या फिर इसमें से बुलाएगा, पहली या फिर तीसरी में से, तो इनमें से वो अपने पास में बुलाएगा और कहेगा क्या आप सरकार बनाने के इच्छुक हैं, तो आपकी सरकार बनाई जाए। अब वो एक बात की बात है कि क्या वो लोकसभा में अपना बहुमत पारित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो सरकार गिर जरूर जाएगी, हो सकता है, लेकिन एक बार उनको मौका जरूर दिया जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव दोबारा करवाने पड़ेंगे, 6 माह के अंदर। तो ये आपका एक फर्स्ट कंसेप्ट था पूरा का पूरा, ये यहाँ पर आपका क्लियर हुआ है। मैंने फिर से बता देता हूँ, प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है, ये सांसद मिलकर इसे क्या बनाते हैं, लोकसभा का नेता, ना कि प्रधानमंत्री, ध्यान रख लेना। लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, पीएम पद पर नियुक्त किया जाता है। कई बार परिस्थितियां अस्थिर होने पर राष्ट्रपति अपने मन से जिस व्यक्ति को चाहे उसको भी पीएम पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट पूरा होता है। इसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है कि कौन व्यक्ति इस प्रकार की शक्तियों का यूज करेगा, यानी कि ये जो शक्तियां हैं पीएम की, इसको यूज कैसे करेगा, कौन करे। तो यानी कि अब दूसरा टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री की शक्ति या प्रधानमंत्री के कार्य। आपको याद होगा जब मैंने आपसे राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि सारी शक्तियां हम क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां देखिए आप अपने सामने यहां पर आएगी। प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य। तो देखिए लोकसभा, देखो सांसदात्मक शासन व्यवस्था हमने पढ़ी थी, संसदात्मक, जहां पर कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया हमारा प्रेसिडेंट, लेकिन अब कौन आया है, पीएम। और ये पीएम जो होता है ये वास्तविक प्रधान होता है, ये नाम मात्र का होता है केवल। तो आज हम पढ़ेंगे पीएम किस प्रकार, यानी कि देखो दोनों ही व्यक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता व्यक्त कर रहा है दोनों। इसका मतलब जो कार्य इसके होंगे वो ये भी करेगा। इसका मतलब यहां से सीधा निकल के आ रहा है कि यदि आपने पीएम के कार्य पढ़ लिए और जो मैंने आपको प्रधानमंत्री के पहले पढ़ा लिए, प्रधानमंत्री के पहले कार्य जो अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और पीएम के कार्य यदि उनमें जोड़ लिए जाएं तो आपके प्रधानमंत्री के कार्य भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपके राष्ट्रपति के कार्य भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए इसका पहला कार्य होता है क्या, मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन। अब ये कैसे होता है, अभी देखिए जब व्यक्ति पीएम पद पर नियुक्त हो जाता है, यानी कि वो राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है, तो उसके बाद में वो व्यक्ति अपने अधीनस्थ मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति, मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है और उनको विभाग भी बांटता है। तो इस तरह की स्थिति जब बनती है तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अपनी पसंद के लोगों को या लोगों ना लिखकर क्या लिखेंगे अपन, एमपी, जो सांसद हो सकते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा से हो, उनके नाम किसको देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री पद पर उनकी क्या कर दी जाती है, नियुक्ति कर दी जाती है। तो यहां पर सीधा सीधा आप देखिए, यहां पर राष्ट्रपति का भी कार्य आ गया आपका और प्रधानमंत्री का कार्य क्या था,
नियुक्ति करवाना और राष्ट्रपति का काम क्या था, नियुक्ति करना, दोनों का ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला कार्य आता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। दूसरा कार्य देखिए, इसी में समझिए इसको, ये जो मंत्री नियुक्त किए हैं, मान लीजिए ये 50 हैं। अब देखिए मंत्री परिषद एक अलग चीज होती है, और मंत्री परिषद में से कुछ मंत्री जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट, यानी पावरफुल मंत्री। और पावरफुल मंत्री जो होते हैं उनको विभाग दिए जाते हैं, जैसे कृषि मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, इसके बाद में आपके रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस तरह के जो मंत्री होते हैं वो सभी लोग किस में आते हैं, कैबिनेट में। और ये लोग सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रधानमंत्री जब इनको विभागों का आवंटन करना है तो वो अपने मंत्री परिषद के सदस्यों में से जिस भी व्यक्ति को कैबिनेट में जो पद देना चाहे, जो विभाग देना चाहे, वो कौन देता है, आपका पीएम। लेकिन पीएम एक लिस्ट बनाकर किसके पास भेजता है, वही पूरा सिचुएशन राष्ट्रपति के पास। और उनके जो पद दिए जाते हैं उनकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ भी वही स्थिति। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे काम कौन कर रहा है, पीएम, राष्ट्रपति केवल क्या करता है, सामने से उनका क्या करता है, अनावरण करता है। ऐसा समझिए कि प्रधानमंत्री ने एक मूर्त घड़कर रख दी है और राष्ट्रपति का काम केवल फीता काटने का होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसके बाद में देखिए तीसरा वर्ग है इसका, मंत्री परिषद का कार्य, मंत्री परिषद का कार्य संचालन। कार्य संचालक, अब यहां से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मंत्री परिषद का कार्य संचालन, यानी कार्य संचालन कौन व्यक्ति करेगा, जो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। भाई संचालन वही व्यक्ति करेगा जो अध्यक्ष होगा, यानी कि मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, पीएम। वहां पर किस प्रकार के एजेंडे रखे जाएंगे ये कौन तय करेगा, पीएम करेगा। कब किस एजेंडे पर बात होगी ये भी कौन तय करेगा, पीएम। किस मंत्री के पास में कौन सा पद होगा और किस मंत्री को मीटिंग में बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, किस प्रकार का डिस्कशन होगा, ये सारा का सारा कौन तय करता है, पीएम। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहां तक की स्थिति ये हुई आपकी। इसके बाद में देखिए शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। अब देखिए ये जो शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, अब ये समन्वय का क्या है टॉपिक, देखिए एक तो होते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन होते हैं, मंत्री। लेकिन एक आपने देखा होगा सचिव और होते हैं, सचिव, ये नाम सुना होगा आपने। हर एक मंत्री के नीचे एक सचिव होते हैं, लगभग आईएएस रेंज के लोग, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में होते हैं ये। यानी कि जो मंत्री होते हैं वो, ये देखो दोनों ही कार्यपालिका है, लेकिन ये है अस्थायी, जबकि ये कैसी है, स्थायी है। क्योंकि जो आईएएस सचिव बना है वो अपने पद पर रहेगा, जबकि मंत्री आपको पता है अगर राज्यसभा से है तो 6 महीने के अंदर या 2 साल में उसका हो जाएगा, और चेंज करने पड़ते हैं वो बार बार। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं इसमें, और प्रधानमंत्री जब चाहे इनका पद क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों का, वो उसके हाथ में होता है पूरा का पूरा। तो यहाँ आपको ये दोनों चीजें देखो, ये अस्थायी कार्यपालिका है और ये स्थायी है। अब यहाँ पर इनमें समन्वय स्थापित करना, एक तो ये प्रधानमंत्री का काम है कि रिपोर्ट लेना या देना। इसके बाद में जितने भी मंत्री इसके अधीन है अलग अलग विभाग के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ETC आगे तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलते रहते, जितने भी होंगे वो प्रधानमंत्री के ऊपर तय होता है कितना करे वो। अब देखिए जितने भी मंत्री होंगे ये सभी मंत्री परिषद में जब मंत्रणा करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग ली जाएगी, तो उस समय इनके विभागों को एक दूसरे से जोड़ना, किस प्रकार के क्वेश्चन इनके क्रॉस करते हैं, वो सब कुछ कहाँ से पूछा जाएगा, पीएम से। तो इस तरह से पीएम सभी विभागों में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद में आता है आपका लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री का एक मुख्य कार्य और शक्ति क्या होती है कि वो लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है। इसको शक्ति में ले लेंगे, लोकसभा का नेता। इससे क्या लेना देना है, देखिए यहां से सीधा क्या निकल के आता है, लोकसभा का नेता होने का मतलब देखो
राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है किसके, संसद के, लेकिन उनमें पावरफुल सदन कौन सा है, लोकसभा। और लोकसभा का नेता हमने किसको बना दिया, पीएम को। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि देश के अंदर कानून का निर्माण करना, कानून को भंग करना, नया कानून बनाना, ये सब कुछ किसके हाथ में होता है, मुख्य रूप से पीएम के हाथ में। तो ये लोकसभा का नेता होने के नाते इसके अंदर ये सारी शक्तियां क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती हैं। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं, तो संपादित किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इतना हुआ आपका। अब इसके बाद में एक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का। देखिए, राष्ट्रपति हमने पढ़ा और हमने कहा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद। अब देखिए प्रधानमंत्री का क्या काम है, तो देखिए पीएम यहां पर होता है मध्य में। राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी कोई भी कार्य होगा तो वो मंत्री से ना बोलकर किससे बोलेगा, प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री संबंधित मंत्री से या मंत्रियों से मंत्रणा कर कर उसके जितने भी फैक्ट्स थे वो एकत्रित करेगा और उनको सबको किसके सामने रखेगा, वापस राष्ट्रपति के सामने। तो ये एक क्या हो गई, कड़ी हो गई। देखो ये एक तो रिंग ये हुई आपकी, एक रिंग ये हुई जो अलग अलग है, और इन दोनों रिंग्स को किसने, प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य किसका काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। विभिन्न पद प्रदान करना अगला है आपका, विभिन्न पद प्रदान करना। देखिए ये शक्ति भी आपको किस में मिलेगी, प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में, दोनों में। तो पद प्रदान करना। देखिए हमने पढ़ा था कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री है, पढ़ लिया, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी। लेकिन उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति तो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन उसको वो कार्य सौंप कौन रहा है, पीएम। इसके बाद में विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है, लेकिन कहता कौन है, पीएम। इसके बाद में न्यायालय के न्यायाधीशों में राष्ट्रपति करता है हस्तक्षेप, लेकिन चलती किसकी है, पीएम की। इसके बाद में आगे देखिए, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में IAS जो नियुक्त किए जाते हैं उनमें भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन वो लिस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। सचिव वगैरह जो भी होते हैं आपके मंत्रिपरिषद के मंडल के जो भी होते हैं वो सारे के सारे। इसके बाद में आपके जो लोकसभा में लोक लेखा समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, उनके भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किसका होता है, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का होता है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो दोनों ही क्षेत्रों में आपके काम आएगी, प्रधानमंत्री में भी और राष्ट्रपति में भी, ठीक है भाई। तो ये एक यहाँ पर आपका एक और टॉपिक क्लियर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक स्थिति में की जाती है, वास्तविकता में वो सभी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके बाद में आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री आपका समाप्त होता है। देखिए हमने प्रधानमंत्री को पढ़ा, प्रधानमंत्री क्या करते हैं और प्रधानमंत्री के अंदर क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो हमने इसमें एक लॉजिक निकाला, ये प्रधानमंत्री अपनी सारी शक्तियों का यूज तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें नाम किसका आगे होता है, राष्ट्रपति का। तो ये शक्तियाँ पूरी की पूरी या ज़्यादातर राष्ट्रपति के खेमे में भी जाती हैं। तो यहाँ से आपको दो टॉपिक्स क्लियर हुए आपके, और इतना ही आपके लिए इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसको, मंत्री परिषद को, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। RSC परिवार में आप सभी का स्वागत है। जय RSC।